जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। कूलम्ब्स लॉ क्लास 12th जैसे ही स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ इसी से बनता है। बच्चे इसको हमेशा से कंप्लीट करने की कोशिश में रहते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ को रट लेते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इसे रटना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स दर्पण के साथ कूलम्ब्स लॉ। इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, इसका बेसिक डेफिनेशन और कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। देन हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। और उसके बाद में हम फील लेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स का मतलब होता कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके पहले हमने जो प्रीवियस वीडियोस हैं अगर आपने देखे हों या जब चैप्टर का स्टार्टिंग आपने एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ा हो तो वहां पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो किस तरह का फोर्स होता है। ऑफ कोर्स हमने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लगता है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने वहां पर देखा। उसका थोड़ा सा रिवाइज हम यहां पर कर लेते हैं। हमने वहां देखा था कि हमने 2 अगर पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है। फटाफट हम कर लेते हैं, आप लोगों को पता है ये चीजें। नेगेटिव फोर्स अगर होते हैं, चार्जेस अगर होते हैं तो उनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वो रिपेल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ऐसा ही एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही नेगेटिव अगर लिया है और पॉजिटिव लिया है तो भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स थे रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ जो हमने स्टार्टिंग में पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। अब हमको फाइंड आउट करना है, हमको ये तो पता चल गया कि इनके बीच में फोर्स लगता है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, पर हमको फाइंड आउट करना है कि जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअल में फोर्स कितना लगता है, उसका अमाउंट कितना है। और हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए या किसी भी लॉ को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। अमाउंट यानी जो भी क्वांटिटी हमारे पास है उस क्वांटिटी की वैल्यू, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए, तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे कि कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन या रिपल्शन तो हो रहा है, पर कितना हो रहा है ये समझने के लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है कूलम्ब्स लॉ। साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसकी हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर 2 बॉडीज हैं, चार्ज्ड बॉडीज हैं, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है। तो आइए देखते हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स यहां पे दे रखा है। 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया था टॉर्शन बैलेंस का यूज करके। अब टॉर्शन बैलेंस से कैसे फाइंड आउट किया था वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टॉर्शन बैलेंस का सेपरेट एक वीडियो बनेगा, पर टॉर्शन बैलेंस की हेल्प से उन्होंने फाइंड आउट किया था कि 2 अगर चार्ज्ड स्फेयर्स हैं, दोनों स्फेयर्स लिए थे, 2 ऑब्जेक्ट लिए थे, स्फेरिकल स्मॉल ऑब्जेक्ट उन्होंने लिए हैं, स्फेयर्स लिए हैं, और इनके बीच में उन्होंने चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश की थी टॉर्शन बैलेंस की हेल्प से। अभी आप इसको याद रखो, टॉर्शन बैलेंस एक माइंड में आपके वर्ड रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उनके अकॉर्डिंग अगर हम 2 चार्जेस लें और उनको r डिस्टेंस पर सेपरेट कर दें, जैसे ये फर्स्ट चार्ज लिया, ये सेकंड चार्ज लिया, और इनको हमने +q1 और +q2 से डिनोट कर दिया। आप चाहें तो एक चार्ज को इसको -q1 उसको -q2 से भी डिनोट कर सकते हो, तो भी उनके बीच में फोर्स रिपल्सिव होगा। आप चाहें तो इसको प्लस और माइनस लेके भी कर सकते हो। हर एक केस में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये सिंपल केस ले रहे हैं, दोनों चार्ज हमने पॉजिटिव लिए हैं। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम स्मॉल r लेते हैं तो हमने जैसे प्रीवियस केसेस में देखा है क्या होता है, 2 चार्ज को जब हम पास में रखेंगे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखेंगे, तो दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। उनको हमने लेबल किया था F21 और F12। F21 इसका मतलब हो रहा है फोर्स लग रहा है चार्ज 2 पे ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ऐसे यहाँ पे F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो ये चीजें हमने पहले भी देखी है कि इस तरह से फोर्स लगता है। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया, उन्होंने
टॉर्शन बैलेंस की हेल्प से जब कैलकुलेशन किया तो उनको कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए जिससे उन्होंने फिर रिजल्ट में कन्वर्ट किया। तो वो क्या थे, कूलम्स के अकॉर्डिंग जो पॉइंट चार्जेस उन्होंने लिए थे Q1 और Q2, उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव लग रहा है, हमने सेम चार्जेस लिए थे, तो रिपल्सिव जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। यानी इस Q1 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब हम प्लस माइनस साइन को हटा देंगे, उसकी वैल्यू मान लो ये 5 कूलम था, प्लस 5 कूलम था, तो हम 5 वहाँ पे यूज करेंगे, Q1 की जगह 5 यूज करेंगे। Q2 मान लो ये भी 5 था, तो यहाँ पे भी हम 5 यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड यूज किया। तो F पहला जो रिजल्ट निकल कर आया वो था F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। Q1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, Q2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम Q1 को 2 लेते हैं, Q1 का मैग्नीट्यूड मान लो हमने 2 ले लिया, Q2 का मैग्नीट्यूड भी हमने 2 ले लिया, तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4। यहां पे कुछ फोर्स की हमको वैल्यू मिलेगी। अगर हमने Q1 को 5 ले लिया, Q2 को भी 5 ले लिया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा 25। तो 25 जो है वो प्रीवियस केस में हमको जो 4 मिला था उससे बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कम है तो फोर्स भी कम लगेगा। ओवरऑल दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है दोनों चार्जेस के बीच के मैग्नीट्यूड जो है दोनों चार्जेस का, उसके प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा, प्रोडक्ट जितना कम फोर्स उतना कम। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आया। चलिए दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के साथ भी वेरी करता है। ऑफकोर्स हम जितने भी फोर्सेस देखते हैं कहीं ना कहीं डिस्टेंसेस के साथ में फोर्स वेरी करते हैं, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इसके अलावा जनरल लाइफ में जितने भी हम फोर्स देखते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो, मैग्नेट के बीच में भी डिस्टेंस हम इंक्रीज करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, तो फोर्स भी चेंज होता जाता है। यहाँ पे भी अगर हमारा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो भी वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और कैसा डिपेंड करता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको पता है जब 1/, में कोई क्वांटिटी लिखते हैं इस साइन के साथ में तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि F चेंज होगा r² के साथ में, पर कैसा चेंज होगा, अगर r इंक्रीज होगा तो F डिक्रीज होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूल होप आपको आता है। अगर r डिक्रीज होगा तो F इंक्रीज होगा। r डिक्रीज होने का मतलब क्या है, r को हम कम करेंगे, यानी ये जो r है डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। प्रैक्टिकली भी हम सोच सकते हैं और इसी को हम ये फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लग रहा है। डिस्टेंस जितना इंक्रीज करते जाएंगे फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नेट में होता है वैसा ही यहाँ पे भी होता है। जितने चार्जेस को दूर रखेंगे उतना फोर्स भी कम होता जाएगा, चार्जेस को जितना पास में लेके आएंगे फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस निकल के आए जब कूलम ने, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने फिर इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फोर्स लग रहा है, F जो लग रहा है इन दोनों के बीच में, या F12 हो या F21 हो, ये फोर्स आपको दिख रहा है एरो का डायरेक्शन हमने बनाया हुआ है, यानी कि ये जो फोर्स है ये एरो के डायरेक्शन में लग रहा है। और ये दोनों एरो आपको दिख रहे हैं इस चार्ज के सेंटर में है। ऐसा नहीं कि ये एरो हमने ऐसे ऊपर बना दिया, यहाँ से इस डायरेक्शन में बना दिया या यहाँ से इस डायरेक्शन में बना दिया। इस एरो का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, वो इन दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन हम समझ लेते हैं, डॉट 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 जो बना हुआ है, तो ये इस चार्ज का सेंटर और इस चार्ज का सेंटर, Q1 और Q2 का जो सेंटर है उनको मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन बनेगी, उसी लाइन के अलोंग F1 और F21 और F12 वर्क करते हैं। यानी कि ये वाला जो Q1 चार्ज है अगर Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इसी डायरेक्शन में लगाएगा, इस लाइन की ही डायरेक्शन में इसको इधर रिपेल करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी Q1 पे भी अगर Q2 फोर्स लगाएगा तो इस लाइन के डायरेक्शन में ही रिपेल करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसको इधर इस डायरेक्शन में रिपेल करे या इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करे। डायरेक्शन तो बहुत सारे, रिपेल तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि ये जो फोर्स है ये इस लाइन के अलोंग लगता है। दोनों चार्जेस के सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है।
तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसमें से निकल कर आए, तीनों पैरामीटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और फोर्स जो लगता है वो लाइन के अलोंग लगता है, दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली। तो इनको उन्होंने कंबाइन करके एक जनरल फॉर्मूला बनाया। फर्स्ट F हमने देखा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, सेकंड हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। तो इसको कंबाइन करके इन्होंने लिखा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये वाला प्रोपोर्शनलिटी साइन जब रिमूव करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे हम एक इक्वल टू का साइन यूज करते हैं और एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट यूज किया स्मॉल k। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है वो हमेशा फिक्स होता है, उसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। मतलब f में चेंजेस होगा इन क्वांटिटीज के साथ में, Q1 Q2 और R स्क्वायर, इनमें अगर चेंज होता है तो f में भी चेंज होता है। अगर ये पूरा का पूरा टर्म, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें और ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो f भी इंक्रीज होगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर डिक्रीज होती है तो f भी डिक्रीज होगा। ओवरऑल अगर f डिवाइड बाय ये Q1 Q2 और R स्क्वायर, इनका रेशियो निकालेंगे, मतलब f के डिवाइड में अगर इसको ले जाएं, Q1 Q2 और ये R स्क्वायर वाली जो पूरी टर्म है, इस टर्म को अगर हम f के डिवाइड में लेके जाते हैं और फिर हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं Q1 Q2 की अलग अलग वैल्यू के लिए, तो हमको एक ही कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। आप अगर इन दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट अगर इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल दोनों का रेशियो तो सेम रहेगा। मान लो पहले फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन और ये दोनों चार्ज थे 1 कूलम के, रैंडमली हम ले लेते हैं, हालांकि इतना फोर्स नहीं होता है, पर हम मान लेते हैं कि ये दोनों चार्ज 1 कूलम के हैं और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ 10 लग रहा है। अब अगर इनको हम 2 कर देंगे तो ये 10 भी तो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको अगर इंक्रीज करेंगे इस क्वांटिटी को तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो इन दोनों क्वांटिटी का रेशियो तो हमेशा एक जैसा होगा ना। जब f को इस पूरी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमको एक ही वैल्यू आएगी, चाहे आप किसी भी चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे k एक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट से इसको डिनोट किया है। इस k की जो वैल्यू होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला होता है मीडियम पे, आपने जो दोनों चार्ज लिए हैं वो किस मीडियम में लिए हैं। पहले हमने जो लिया है, हम अभी जो बात कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पल में, दो चार्ज Q1 और Q2 हमने रखे थे, येलो कलर से हमको डिफाइन किया था, तो उनके बीच में जो मीडियम है हमने वैक्यूम लिया हुआ है। वैक्यूम का मतलब है कि वहां पे, या ऐसा समझ सकते हैं एयर है, एयर या वैक्यूम, दूसरा कोई मीडियम नहीं है, वाटर नहीं है, ग्लास नहीं है, या और कोई दूसरा मीडियम नहीं है, ऑयल नहीं है, हमने अभी लिया हुआ है वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम की जगह दूसरा मीडियम लेते हैं तो फोर्स चेंज हो जाता है। तो ये जो k है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। सेकेंड पार्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी k डिपेंड करता है। अगर आप SI सिस्टम में बात कर रहे हो तो k की वैल्यू फिक्स होती है, अगर आप दूसरे सिस्टम में बात कर रहे हो तो k की वैल्यू दूसरी होती है। तो SI सिस्टम के लिए जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए k जो होता है उसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ SI सिस्टम में, है ना। यहाँ पे हमने लिखा है k डिपेंड करता है आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो मेजरमेंट के लिए। SI यूनिट अगर यूज कर रहे हो, फोर्स को आप न्यूटन में ले रहे हो, चार्ज को कूलम में ले रहे हो, डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हो, तो ये सब SI यूनिट हो गया। तो SI यूनिट के लिए k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यहां से इस फॉर्मूले से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं k की, ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर कहां से आया, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, R स्क्वायर यहां से उठ के इधर जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 जो यहाँ है ये इधर जाके अपॉन में जाएगा। k की वैल्यू जब निकालेंगे ना तो R ऊपर आएगा और Q1 Q2 नीचे आएगा तो k की वैल्यू निकलेगी। तो ये हो जाएगा न्यूटन, R ऊपर आएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड में आएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। तो ये है ओवरऑल k की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट अभी जैसे बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि परमिटिविटी होता क्या है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है और वो काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसा हमने अभी बोला कि k जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है, तो एप्सिलॉन नॉट भी मीडियम पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 8.85, 2 डिजिट तक हम लेते हैं, 8.85 × 10⁻12
कूलम स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसकी यूनिट आप निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालना है तो के की जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करके आप कन्वर्ट करके कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो परमिटिविटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी के लिए हम ये जो डेरिवेशन है हमारा कूलम्स लॉ, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से इसके बारे में, तो ये हमको पहले पता होना चाहिए, अदरवाइज हम ये डेरिवेशन तो अभी लिख के यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, पर ये जो की पॉइंट है ये पॉइंट हमको पता होना चाहिए, तो ही हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी हमारे लिए होंगे उसमें ये सारी की सारी चीज़ें यूजफुल होगी। तो आज को आगे कंप्लीट करते हैं डेरिवेशन को। एफ को हम लिख सकते हैं यहाँ से, इस फॉर्मूले में के को हमने रिप्लेस कर दिया 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा भी बोल सकते हैं, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इस तरह से ये फॉर्मूला एग्जाम में आता है। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला, पर ये हम कब लिखेंगे 9 × 10⁹ जब हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं। जब SI यूनिट में सारी चीजें होंगी तब हम K की वैल्यू 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। तो ये है कूलम्स लॉ। नेक्स्ट जो है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था कूलम्स लॉ पर उसका स्केलर फॉर्म। अब ये फिर वही चीज़ आ गई, आपको टेंशन हो रहा होगा, स्केलर वेक्टर क्लास 11th में आपने पढ़ा है, पर वो थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, फिर से आ गया, नो प्रॉब्लम, उसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी तक जो पढ़ा था वो क्या था, स्केलर फॉर्म था। आपको इतना तो पता है, स्केलर का मतलब नो एनी डायरेक्शन, वेक्टर का मतलब जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ये इसका मेन मोटा मोटा तौर पे हम अगर बोले तो ये इसका मीनिंग होता है। तो वेक्टर का मतलब हमको अब बताना है कि फोर्स, स्टार्टिंग में हमको पता था कि चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, फिर चार्जेस जो कूलम है उन्होंने हमको बताया कि फोर्स कितना लगेगा, तो हम वो फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब वो इतने न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे लाइफ के किसी भी फील्ड की बात करो। आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, सही चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। दिन भर आप चल रहे हो लेकिन दिन भर गोल गोल घूम रहे हो, तो आपके चलने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो यहाँ भी हम कूलम्स लॉ का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो वही चार्ज हम यूज कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, +Q1 और +Q2। इनके बीच का डिस्टेंस R रखा हुआ है, R पे हमने यहाँ पे मोड लगाया हुआ है। मोड R या मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं R की, यानी कि ये डिस्टेंस 10 मीटर, 15 मीटर या 5 मीटर जितना भी हम यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ हम उसकी वैल्यू यूज करेंगे, उसका डायरेक्शन अभी शो नहीं किया है। R को हमने मोड के अंदर लिखा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अभी R की कोई डायरेक्शन हमने कंसिडर नहीं की है। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, F21 इस डायरेक्शन में लगता है, F12 हमने पहले ही देख चुके हैं इस चीज को। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है 1 और एक चार्ज है 2। Q1 Q2 को ही समझ सकते हैं, Q1 और Q2 है, या 1 2 बात कर सकते हैं। अब अगर इनका हमको पोजीशन बताना है कि ये चार्ज 1 और 2 कहाँ रखें, तो पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, एक ओरिजिन लेते हैं, और उसकी हेल्प से हम उन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन बता सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट एक्चुअल में अभी है कहाँ। तो इसके लिए हम एक्सिस लेते हैं, दोनों एक्सिस ले लिए। हमने कंसिडर किया कि जो फर्स्ट वाला चार्ज है ये ओरिजिन से, एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन से R1 पे है, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। ये सब 11th में वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो पोजीशन वेक्टर, R1 वेक्टर जो यहाँ पे है, ये R1 वेक्टर, ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब इस पॉइंट 1 का, बॉडी 1 का या चार्ज 1 का ओरिजिन से पोजीशन कितना है, या ये ओरिजिन से किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे हैं, किस डायरेक्शन में और कितने डिस्टेंस पे हैं, ये शो करता है। आप समझ लो, सपोज R1 की वैल्यू है 5 मीटर और उसके साथ में कुछ डिग्री में हम डायरेक्शन बता सकते हैं, 5 मीटर इन 45 डिग्री, यानी कि वो यहां से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है एक्सिस से 45 डिग्री पर। तो ये R1 वेक्टर हमको इस 1 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताता है, इसकी पोजीशन के बारे में। इसलिए हम R1 को
पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि बॉडी फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर r1 है। बॉडी 2 की बात करें तो यहां पे इसका पोजीशन वेक्टर r2 ले लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमको पता करना है 1 से 2 तक अगर हमको जाना है, तो अगर ये r1 है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन वेक्टर r1 है, यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर r2 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो हमने मैथमेटिक्स में एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमको निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो इसको हम लिख सकते हैं r2 माइनस r1। अगर ये r1 है, ये r1 पे है, ये r2 पे है, तो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? r2 माइनस r1 वेक्टर। इसको हम एक्चुअल में यहाँ पे जो वेक्टर्स लॉ हैं एडिशन के, वेक्टर को ऐड करने के जो लॉ होते हैं, ट्राइंगुलर लॉ, उसको हम लगा के भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। r2 माइनस r1 उस ट्राइंगुलर लॉ से भी यहाँ पे आ रहा है, या पैरेललोग्राम से भी आप यूज करके r2 माइनस r1 यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, तो ये हमको r2 माइनस r1 मिलेगा अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि फाइनल 2 है, इनिशियल 1 है, तो r2 माइनस r1। ऐसा ही अगर हम एक इसी सिस्टम की हम बात करें, फर्स्ट और सेकंड जो चार्जेस हैं, इनके पोजीशन वेक्टर हमने वही रखे हैं, r1 और r2, दोनों के पोजीशन वेक्टर भी हमने सेम रखे। पर अब जो है हम अगर 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं, जैसे इस डायरेक्शन में, पहले हम 1 से 2 की तरफ आए थे, अब हम 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अगर आ रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक चलने पर ये हमारा फाइनल पॉइंट है और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हो जाएगा? तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी r1 माइनस r2। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वल है r1 माइनस r2 के। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था बस। अब आपको वेक्टर फॉर्म को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हमने ओवरऑल इन दोनों चीजों को फाइंड आउट किया है कि इस डायरेक्शन में फोर्स अगर लग रहा है तो उस डायरेक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे? तो हम इस चीज से डिनोट करेंगे, r2 माइनस r1 से। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो F12 डायरेक्शन है, F12 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम उसको इससे r1 माइनस r2 से उसके डायरेक्शन को शो करेंगे, बस इतना ही। बाकी सब चीजें स्केलर फॉर्मूला जो था कूलम्स लॉ का, उसके जैसी रहेगी, बस इस डायरेक्शन को हम उस फॉर्मूले में ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, बिल्कुल सिंपल है डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहां तक था। तो ये हमने लिखा r2 माइनस r1। अगर हम q1 से लेके q2 की तरफ जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे r2 माइनस r1, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस डायग्राम्स में देखे, दोनों डायग्राम्स में हमारे राइट हैंड साइड में जो डायग्राम बने हुए हैं, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो हम उसको लिखेंगे r1 माइनस r2। तो हमारा पुराना फार्मूला वापस हम उठाते हैं, F इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिराइव किया था। अब हमें इसमें डायरेक्शन को ऐड करना है। तो डायरेक्शन को ऐड करने के लिए यहां पे देखिए ये क्या हो गया अचानक से, ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ ये तो वही फॉर्मूला है, हमने यहां पे क्या लगाया है? वेक्टर लगाया है। वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। तो F12 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि F12 जो है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा। तो F12 इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये तो हमने एज इट इज लिखा यहां से। k जो है वो कांस्टेंट है, उसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं। q1 और q2 चार्ज है, और चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, तो q1 का भी कोई डायरेक्शन नहीं है, q2 का भी कोई डायरेक्शन नहीं है, k का भी डायरेक्शन नहीं है, और r जो लिखा हुआ है इसका डायरेक्शन रहेगा। तो अभी हमने r की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ r स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये टर्म कहां से आ गई? r1 माइनस r2 कैप। तो r1 माइनस r2 कैप क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ है r1 माइनस r2, ये कैप लगा हुआ है, थोड़ा सा ये जो ब्रैकेट है काफी ज्यादा बड़ा हो गया, उसकी वजह से ये कैप जो है वो फ्लैट हो गया है। एक्चुअल में कैप आपने देखा होगा, कैप का साइन हम लोग बनाते हैं, तो कैप आई कैप जे कैप ये आपने पढ़े होंगे, इस टाइप का साइन बनेगा, ये इस टाइप का साइन बनेगा, पर अभी जो है वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। कैप है पर वो r1 माइनस r2 कैप। तो ये r1 माइनस r2 कैप मतलब क्या होता है? तो वेक्टर जो होता है वो इस फॉर्म में हम लिखते हैं, r1 इक्वल टू 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो r1 वेक्टर, तो वेक्टर के अंदर जो दो चीजें होती है, एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और एक वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो r कैप जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, r कैप का मतलब है डायरेक्शन।
कि ये जो आर वेक्टर हैं, आपने कुछ भी लिया हो, मान लो आपने डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है वो हमको ये आर कैप बताता है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमको ये आर बताता है। चाहे तो हम एक्सेलरेशन की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, कितनी वेलोसिटी है तो ये आर वेक्टर का आर का मैग्नीट्यूड हमको बताएगा, और किस डायरेक्शन में है तो उसका कैप हमको बताएगा। तो आर कैप ये बस एक लिखने का तरीका है डायरेक्शन को शो करने के लिए कि हाँ इस डायरेक्शन में। नॉर्मली हम लिखते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पे डायग्राम के अंदर अगर ईस्ट वेस्ट की जगह दूसरा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो हम उसको आर कैप से डिफाइन करते हैं। क्लास 11th में आपने देखा होगा एक्स डायरेक्शन के लिए हम आई कैप यूज करते हैं, वाई डायरेक्शन के लिए हम जे कैप यूज करते हैं, जेड डायरेक्शन के लिए हम के कैप यूज करते हैं। तो आई कैप, जे कैप और के कैप लिखने से हमको पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि हमको डायरेक्शन बताता है। तो यहां से अगर हम आर कैप की वैल्यू निकालना चाहें इस फॉर्मूले से, वेक्टर का जो सिंपल नोटेशन होता है, इससे हम अगर कैप की वैल्यू निकालना चाहें, यूनिट वेक्टर, आर कैप मतलब होता है यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो आर कैप की वैल्यू निकालने के लिए ये इसको हम आर वेक्टर के डिवाइड में लेके जाएंगे, तो आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ऐसे करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है इसकी r1 माइनस r2 वेक्टर का कैप निकालना है, तो क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर का कैप निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका वेक्टर लेते हैं और डिवाइड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, यूनिट वेक्टर। मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमको डायरेक्शन मिल जाता है। मान लो आपके पास है आर वेक्टर, आपने मान लिया डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, आर वेक्टर इक्वल टू 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, आपने इसे लिखा 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। यहां पे लिखा 5 मीटर और यहां पे लिखा आपने ईस्ट डायरेक्शन में। अब अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उस वेक्टर के अंदर अगर उसके हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको सिर्फ डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यहां भी ऐसा ही है, r1 माइनस r2 कैप की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा, कैप की वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो इसका वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, तो कैप को रिप्लेस करके हम वहां पे लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू। r1 माइनस r2 का कैप निकालना था तो हमने r1 माइनस r2 वेक्टर लिया और डिवाइड कर दिया r1 माइनस r2 के मैग्नीट्यूड से, और ये r स्क्वायर एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में r जो वेक्टर है, ये वाला जो r है, इस r की जगह हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 2 f12 की बात कर रहे हैं। 1 2 मतलब ये इस डायरेक्शन में, यहां से लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर मूव कर रहा है, यहां से लग रहा है, यहां से लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन के लिए हमारा वेक्टर क्या है, ये वाला ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, यहां से लेके इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए वेक्टर हो जाएगा r1 माइनस r2। तो r की जगह हमने लिखा r1 माइनस r2, यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो हमने स्क्वायर लगा दिया, मोड लगा था तो मोड लगा दिया। अब आपको दिख रहा है ये r1 माइनस r2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी r1 माइनस r2 है, दोनों मैग्नीट्यूड है, दोनों जो है वो मॉड में है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा r1 माइनस r2 क्यूब। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं f12 इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r1 माइनस r2 क्यूब, और ये r1 माइनस r2, ये हो जाएगा f12। तो आप यहाँ पे चेंज कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे ये जो टर्म यूज हुआ है, ये टर्म इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, या यहाँ पे बोल सकते हैं ये वाला जो टर्म था कैप वाला, वो हमको बता रहा है कि f12 किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन वाला जो ये एरो दिख रहा है, इस डायरेक्शन को हमने r1 माइनस r2 सपोज किया था इस डायग्राम की हेल्प से, तो यहाँ पे r1 माइनस r2 हमको बता रहा है कि ग्रीन लाइन के डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। ऐसा ही हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं f21 के लिए। f21 के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, f21 किस डायरेक्शन में लग रहा है, ब्लू कलर का जो एरो है इसके डायरेक्शन में f21 लग रहा है, तो हम वहां पे वेक्टर क्या यूज करेंगे, r2 माइनस r1, और उसका कैप लगा के फिर हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हमको मिलेगा f12 इक्वल टू f21 इक्वल टू k, और बाकी चीजें सेम है, बस यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, 1 2 जो था वो 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं, याद रखने के लिए इजी रहेगा, 2 1 अगर है तो नीचे भी 2 1 आएगा, ऊपर भी 2 1 आएगा। यहाँ पे 1 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले 1 2 आएगा, यहाँ पे भी 1 2 आएगा, बाकी चीजें सेम है, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। वापस से एक बार इसको देखना, आराम से आपको समझ में आएगा। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ लिया, तो वेक्टर फॉर्म पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वेक्टर फॉर्म से हमको क्या क्या पता चलता है। तो एक तो हम काफी देर से डिस्कस करें कि वेक्टर फॉर्म से हमको डायरेक्शन पता चलता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
तो यहां पे हमने देखा R1 माइनस R2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है R2 माइनस R1 के। आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा, उस स्लाइड के अंदर ये वाला R1 माइनस R2 ये इस ग्रीन के डायरेक्शन में है, R2 माइनस R1 ब्लू कलर के डायरेक्शन में, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। अगर ये यहां से यहां तक का 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही तो है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो एक ही है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा है R1 माइनस R2 वेक्टर इक्वल होगा माइनस ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर के, मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं पर इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है मतलब फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये जो यहां से हमको कूलम लॉ के वेक्टर फॉर्म से कंक्लूजन निकल के आया कि F21 जो है वो इक्वल है F12 के पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो F21 और F12 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है पर डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कूलम लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये वेक्टर फॉर्म से हम बता सकते हैं। इसके पहले स्केलर फॉर्म में हमें डायरेक्शन का पता नहीं था, तो हम नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम नहीं बोल सकते कि वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है या नहीं। पर अब हमको पता चल गया है कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ को होल्ड करता है। अब ये मत पूछना न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, होप सबको पता है ना। एक और रिजल्ट यहां से हमको निकल कर आया, इससे हमको पता चलता है कि दोनों जो हैं F21 और F12 दोनों जो फोर्स है वो एक्ट करते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग। लाइन जॉइनिंग पे वर्क कैसे करते हैं हमने अभी देखा है। ब्लू वाली जो लाइन थी और ग्रीन वाली जो लाइन थी फोर्स की, वो किस तरफ वर्क कर रहे हैं, सेंटर वाली जो डॉटेड लाइन थी उसी के फॉर्म में वर्क करता है। यहां पे हम देख सकते हैं ये जो दोनों के बीच की इमेजिनरी जो लाइन है, दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, उसी डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स F21 और F12 वर्क करता है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्स हैं। तो ये भी हमें कब पता चलेगा, जब हम वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म से दो फायदे हो गए हमको। एक तो हमको पता चल गया डायरेक्शन, उससे हम बोल सकते हैं कि वो कूलम के न्यूटन के थर्ड लॉ को भी होल्ड करता है, जो है उसके थर्ड लॉ को होल्ड कर सकता है। और एक हमको पता चल गया कि दोनों सेंट्रल फोर्स हैं, मतलब सेंट्रल को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं, इधर उधर कहीं भी नहीं लगेंगे, इधर इसको फोर्स नहीं लगेगा या फिर यहां से इसको इधर नहीं फेंकेगा, सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये है इसका इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो कोई भी लॉ होता है उसका लिमिटेशंस जरूर होता है, चाहे किसी भी लॉ की बात करें। आज अगर नहीं है तो आने वाले कुछ टाइम में उसका लिमिटेशंस हो जाएगा, क्योंकि साइंस क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ नया उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। तो कूलम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस है, ये फटाफट उसको देख लेते हैं। कूलम्स लॉ जो है वो रेस्ट वाले चार्जेस पर ही लगता है। दोनों चार्ज हमने रेस्ट कंडीशन में रखे थे, अगर दोनों चार्ज मोशन में है तो वहां पे फिर इस लॉ को होल्ड होने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, या कह सकते हैं कि वहां पे होल्ड नहीं होता है। तो रेस्ट में होना चाहिए दोनों चार्ज। नेक्स्ट जो है इसमें दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वहां हमने लिखा था स्मॉल स्फेयर्स। स्मॉल स्फेयर्स मतलब छोटे छोटे चार्जेस हमने लिए थे और उन्हीं चार्ज के बीच में हमने फोर्स फाइंड आउट किया था। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट चार्ज का मतलब हो रहा है कि जो दोनों चार्ज हम ले रहे हैं उनका साइज, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से बहुत कम होना चाहिए। मान लो दो चार्ज हमने 10 मीटर पे रखे हैं तो उनका चार्ज का साइज 5 मीटर या 6 मीटर ऐसा नहीं होना चाहिए। स्फेयर का रेडियस 6 मीटर हो या 5 मीटर हो ऐसा नहीं हो सकता। उनके बीच का डिस्टेंस जो है उससे उनका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। डिस्टेंस के कंपैरिजन में उनका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, तभी हम उनको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। और कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज पर होल्ड होता है। नेक्स्ट है ये जो लॉ है ये रेगुलर और स्मूथ शेप पे ही इजीली वर्क करता है। मतलब हमने अभी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया था, वो रेगुलर ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल स्फेयर है, गोला है, बॉल ले सकते हैं, रेगुलर शेप है। अगर इरेगुलर शेप की बात करेंगे तो वहां पे हम कूलम्स लॉ की हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में कितना फोर्स लग रहा है। उसके लिए हमको दूसरे लॉज हैं जो हम आगे पढ़ने वाले इसी चैप्टर में, गॉस लॉ है और उसके बाद और भी लॉज है। इरेगुलर बॉडीज के लिए हम दूसरे लॉ पढ़ेंगे। कूलम्स जो लॉ है वो स्मूथ शेप के लिए ही वर्क करता है, रेगुलर बॉडीज के लिए ही वर्क करता है। नेक्स्ट है अगर दोनों बॉडी के बीच का सेपरेशन 10⁻15 मीटर से कम कर देंगे। अब ये 10⁻15 मीटर क्या है, तो 10⁻15 मीटर जो है वो साइज होता है न्यूक्लियस का। एक न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है 10⁻15 मीटर। अब आप इसको समझ सकते हैं, आपको पता है 100 मीटर मतलब कितना होता है, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं 100 मीटर। 1 मीटर भी इमेजिन कर सकते हैं, एक हाथ इतना लंबा 1 मीटर। तो ये 10⁻15 मीटर है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है।
तो न्यूक्लियस का साइज होता है इतना। अगर हमने चार्ज को इससे भी पास में रखा हो, जो कि नॉर्मली पॉसिबल है ही नहीं, इससे पास में चार्ज रख ही नहीं सकते, पर फिर भी अगर हम मान लें कि 2 चार्ज पार्टिकल हमने ले लिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, या चार्ज के जो कोई भी एटम है, एटम के अंदर जो चार्ज है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज इतना होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, वो न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हम प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करें, अंदर प्रोटॉन होते हैं, मान लो अंदर 3 प्रोटॉन है या 4 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स लगता है। तो वहां पे अगर हम दोनों प्रोटॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, तो वहां पे हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस के अंदर जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से भी कम होता है। इससे कम डिस्टेंस पे हम कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कम डिस्टेंस पे जो भी मटेरियल है वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वो न्यूक्लियस के अंदर अगर चार्ज है हमारा, तो फिर वहां पे ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि उनको प्रोटॉन और प्रोटॉन को कनेक्ट करके रखता है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स को ओवरकम कर देता है। इसलिए हम 10⁻⁻15 मीटर से अंदर, इससे कम डिस्टेंस पे अगर कोई चार्ज है, तो वहां पे कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये वहां पे डोमिनेटेड नहीं है, वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेटेड होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इससे कम डिस्टेंस पे हम कूलम लॉ वर्क नहीं करता है। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट, रेंज हमको देखना है कि किस रेंज पे वर्क करता है। तो हमने मिनिमम रेंज तो देख लिया कि 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो वहां पे वर्क नहीं करता है। अब मैक्सिमम रेंज कितना है, तो कोलंबियन फोर्स की मैक्सिमम रेंज हम बात कर सकते हैं 10⁻18 मीटर। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक भी ये वर्क करता है। दोनों चार्ज को अगर इतना डिस्टेंस पे रखेंगे तो भी वर्क करेगा, पर फिर उस कंडीशन में क्या होगा, हमने देखा था फॉर्मूले में, जितना ज्यादा डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे फोर्स उतना ज्यादा कम होता जाएगा। हमने देखा ना, एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। आर क्या होता है, ये 10⁻18 मीटर क्या है, आर तो है हमारा, आर की वैल्यू है ना। तो आर जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाता है, फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। तो फोर्स तो लगेगा, पर वो उतना ज्यादा फील नहीं हो पाएगा। फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड करता है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लिए। अगर डिस्टेंस हम कर रहे हैं तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे वो फील करता है, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पे है उतना ज्यादा हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं रेंज ऑफ सेपरेशंस की। तो ये कुछ कूलम्स लॉ के रेंज के बारे में हमने बात कर दिया, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज के बारे में बात कर दिया। अब हम डिफाइन करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज हमने देखा था, यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम। तो कूलम मतलब क्या होता है, या 1 कूलम मतलब कि कितना, तो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलम, हमने देखा है। अब अगर हम कंसिडर करें Q1 जो है वो 1 कूलम, Q2 जो है वो 1 कूलम है, और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। दो हम चार्ज ले रहे हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। और चार्ज कितने लिए हैं, 1 कूलम 1 कूलम। तो 1 कूलम के 2 चार्ज लिए, दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, और फिर हमने कूलम लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, देखते हैं। तो हमको रिजल्ट मिलता है F = 1/4πε0 या 9 × 10⁻⁹ इतना मिलता है। कैसे, इस वाले फॉर्मूले में हमने Q1 की जगह 1 कूलम रखा, Q2 की जगह 1 कूलम रखा, और R की जगह भी 1 रखा। ये हमने एक सिस्टम कंसिडर किया है, तो उसकी हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करी। तो हमको मिला आंसर 9 × 10⁻⁹। ये 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, और ये 1 जो है ये सारे 1 ही हो जाएगा, 1 मिलके 1 होता है टोटल। तो 1/4πε0 मतलब F कितना मिला, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर 1 कूलम के 2 चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हों, तो वो एक दूसरे पे कितने न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। तो 1 कूलम मतलब कितना, इसको हम और भी डिटेल में समझते हैं। 1 कूलम फोर्स, यूनिट ऑफ चार्ज को हमको डिफाइन करना है, यूनिट ऑफ चार्ज। तो मान लो ये एक चार्ज हमने लिया, एक दूसरा चार्ज लिया। हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ज को 1 कूलम का कब बोलेंगे, दोनों चार्ज पे, दोनों ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम का चार्ज है, ऐसा हम कब बोलेंगे। 1 कूलम मतलब कितना, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लो हमने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए और दोनों को हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा। यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, डोंट वरी, हम कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं, इसी को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। लिखने में तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो डेफिनेशन लिखा है, पर उसको हमको समझना है।
तो हमने चार्ज ले लिए दोनों। अब मान लो एक जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हमने F12 से डिनोट किया, और दूसरा वाला चार्ज जो है वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसको हमने F21 से डिनोट किया। अब अगर ये फोर्स आपको दिख रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन का लग रहा है, इधर भी 9 × 10⁹ न्यूटन का लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फिर से समझते हैं। अगर आपसे पूछा है या आपसे बोला गया कि 1 कूलम चार्ज मतलब कितना, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई दो चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हो और वो दोनों एक दूसरे पे 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इसको ध्यान रखना, दो चार्ज हैं जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, वो दोनों एक दूसरे पे 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर वो इतना फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखने पर, तो फिर वो चार्ज 1 कूलम के ही होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज मतलब इतना चार्ज जिसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखने पर दोनों ऑब्जेक्ट पे 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगे। तो इतना फोर्स लगाने वाला जो चार्ज है 1 मीटर पे रखने पर, उनको बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। तो यहां से हम 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलम इज ए amount of charge which is applicable with the distance of 1 meter when the force is 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये यहां से हमने इसको देखा। चार्ज की एक और जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको बोलते हैं स्टेट कूलम। एक यूनिट तो हो गया कूलम, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, यहाँ पे हमने लिखा था SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और कूलम का मतलब कितना होता है या 1 कूलम का मतलब कितना होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। 1 कूलम मतलब 1 मीटर पर रखने पर अगर इतना फोर्स लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो 1 कूलम है। एक और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या उसको बोलते हैं स्टेट कूलम। तो रिलेशन क्या होता है, जैसे किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन होता है, वैसे यहाँ भी रिलेशन होगा स्टेट कूलम और कूलम के बीच में। तो रिलेशन क्या होगा, 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम जब मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना ज्यादा होता है, इतना सारे स्टेट कूलम को मिला के 1 कूलम बन रहा है। ओके, यूनिट ऑफ चार्ज हमने डिस्कस कर लिया। ओ माय गॉड, ये क्या है, ओके ये क्या है, अच्छा रुद्रा है, क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है? ओहो, जब से फोर्स चिल्ला रहे हैं, ये तो बताओ न्यूटन होता कितना? ओ माय गॉड, अच्छा 1 न्यूटन का मतलब समझना है इनको, सब नाराज हो गए। 1 न्यूटन मतलब कितना फोर्स? चलिए फिर रुद्रा को हम इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं कि 1 न्यूटन मतलब होता कितना है। हमने अभी कैलकुलेट किया 9 × 10⁹ कूलम या 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये इतना फोर्स मतलब होता, पहले ये तो बताओ कि 1 न्यूटन में होता कितना है। अच्छा, क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है इनका, होप आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन होगा कि 1 न्यूटन में फोर्स होता कितना है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम फील लेते हैं थोड़ा सा 1 न्यूटन में फोर्स कितना होता है ना। अभी तक जो भी हमने टॉपिक पढ़े थे एग्जाम से रिलेटेड थे, फील ऑफ 1 न्यूटन, पर ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि एक्चुअल में 1 न्यूटन मतलब होता कितना है। जब हम बात करते हैं कि 1 किलोमीटर हमको जाना या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, तो हमको तुरंत समझ में आ जाता है, हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ 10 किलोमीटर मतलब इतना होगा, कम से कम कि इतना टाइम हमको लगेगा, इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। या हमसे बोला है कि 5 किलोग्राम शुगर है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ 5 किलोग्राम शुगर लेने के लिए हमको कितना बड़ा बैग लेके जाना पड़ेगा। तो ये हमको फील है उस चीज़ का। अब 1 न्यूटन फोर्स मतलब कितना, ये फील हमें नहीं है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एब्सोल्यूट यूनिट जो होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है। एब्सोल्यूट यूनिट मतलब F = ma वाले फॉर्मूले से जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है न्यूटन। तो 1 न्यूटन मतलब कितना होता है, अगर इस फॉर्मूले में हमको 1 न्यूटन निकालना है तो 1 न्यूटन कब होगा, इस फॉर्मूले में F1 कब होगा, जब m 1 होगा और a भी 1 होगा। तो हम मान लेते हैं कि 1 kg का ऑब्जेक्ट लिया और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। a क्या है, एक्सेलरेशन है, आपको पता है, m मास है। तो अगर 1 न्यूटन फोर्स हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, m और a की जगह 1 1 पुट करेंगे, तो हमको मिलेगा 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2। ये मिला 1 न्यूटन फोर्स। चलिए अब हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तभी हमको आंसर मिलेगा और तभी हम रुद्रा को सेटिस्फाई कर पाएंगे और आप भी तभी सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, किलोग्राम फोर्स। नॉर्मली जब हम वेट की बात करते हैं ना 60 kg, तो वो 60 kg वेट होता है आपका, 60 किलोग्राम फोर्स आप उसको बोल सकते हैं। 60 kg है, बहुत सारे का 90 kg भी दिख रहा है ना।
है ना, और बहुत सारे बिलो 30, ऐसा कोई है बिलो 30? बिलो 30 तो नहीं होगा, है ना। ओके, तो वेट हमको दिखता है अलग अलग रेंज में। तो वो जो वेट होता है, हम किलोग्राम की बात करते हैं, 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 65 केजी, ये सब क्या होता है? ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो होता है हमारा वेट। तो वेट को ही क्या बोलते हैं? किलोग्राम फोर्स। वेट बोलो या किलोग्राम फोर्स बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो वेट के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं F=mg। एक फॉर्मूला तो ये हो गया F=ma, है ना। एक फॉर्मूला जब हम वेट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो F=mg, यहाँ पे m क्या है? मास होता है वही ऑब्जेक्ट का, और g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 हम लोग यूज करते हैं। तो यहां से अगर हम 1 kg वेट की बात करें, ऊपर हमने 1 न्यूटन फोर्स निकाला, यहाँ पे 1 kg वेट निकालना हो तो 1, इस f की वैल्यू को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? m को भी 1 होना पड़ेगा, और g की वैल्यू तो फिक्स है तो उसको हमने फिक्स लिखा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो 1 kg वेट मतलब कितना? 9.8 इंटू 1 kg मीटर सेकंड -2। कुछ नहीं किया हमने, m की जगह 1 लिखा, g की वैल्यू जो थी स्टैंडर्ड वो हमने पुट की। g की जगह 1 नहीं लिख सकते क्योंकि g की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे a जो था वो कांस्टेंट नहीं था, तो f को 1 करने के लिए हमने m को भी 1 कर लिया, इसको भी 1 कर लिया, तो f 1 हो गया। पर यहाँ पे इसको अगर हम 1 करेंगे तो m को 1 करना पड़ेगा, और इसको हम 1 नहीं कर सकते। तो ओवरऑल क्योंकि ये कांस्टेंट था, तो 1 kg वेट मतलब इतना, 9.8 इंटू 1 kg मीटर सेकंड -2, और 1 न्यूटन फोर्स मतलब इतना, 1 kg मीटर सेकंड -2। अभी जो 1 kg मीटर सेकंड -2 है, यहां से ये 1 kg मीटर सेकंड -2, इसकी जगह 1 न्यूटन फोर्स हम लिख सकते हैं, मतलब यहां पे इसको हटा के हम लिख सकते हैं ये 1 न्यूटन फोर्स, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो 1 न्यूटन फोर्स हम लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं 1 न्यूटन फोर्स। ये हमने किया 1 kg वेट इक्वल टू 9.8 एज इट इज लिखा, और 1 न्यूटन फोर्स, 1 kg मीटर सेकंड -2 जाके 1 न्यूटन फोर्स। अब यहां से अगर हमको 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू निकालना है, हमको फाइंड आउट क्या करना है? एक्चुअल में फील किसका लेना था? 1 न्यूटन का लेना था ना, तो 1 न्यूटन की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहां से 1 न्यूटन को यहीं रखेंगे, 9.8 को हम डिवाइड में दे देंगे, तो 1 kg वेट डिवाइड बाय 9.8 इक्वल टू 1 न्यूटन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 न्यूटन फोर्स मतलब कितना? तो 1 kg वेट डिवाइड बाय 9.8। अब 1 kg को हम 1000 भी लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, है ना, kg को ग्राम में 1000 लिख के 9.8, जब 9.8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 102.04। ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा आगे वो डिजिट आएगा, पर हमने नियरली वैल्यू ले लिया है। 1 न्यूटन फोर्स नियरली इक्वल टू 102.04 ग्राम वेट, या इसको और भी थोड़ा सा जनरलाइज करें तो ऐसा लिख सकते हैं 100 ग्राम वेट, मतलब 100 ग्राम। ये क्या निकल के आया? 1 न्यूटन फोर्स मतलब क्या? 100 ग्राम। अरे मतलब कोई 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट अगर है आपके हाथ में, आपने रखा है 100 ग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है और उसको अपने हाथों में रखा हुआ है, तो आप कुछ फोर्स फील करते हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगता है वेट की वजह से उसके, उसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। अरे वाह, वेरी नाइस, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मतलब हम अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 न्यूटन मतलब कितना फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं है। 1 न्यूटन मतलब 100 ग्राम वेट रखने पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही होता है 1 न्यूटन। बहुत अच्छी बात है, ये हमको समझ में आ गया यहाँ से, इस रिजल्ट से। इस रिजल्ट को देखकर काफी डाउट हमारे क्लियर हो गए। हम तो समझ रहे थे 1 न्यूटन मतलब पता नहीं कितना फोर्स होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, बहुत सारे समझ रहे होंगे कि बहुत कम फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे हमको क्लियर हो गया। चलो आइए रुद्रा से मिलते हैं, उसका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओह, अभी खुश दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, अभी खुश दिख रहा है, मतलब इसका डाउट क्लियर हो गया। क्या बोलना चाह रहा है? 1 न्यूटन का मतलब समझ में आ गया तुमको? वेरी गुड। क्या होता है बताओ? अच्छा, टमाटर, क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक टमाटर का जितना, टमाटर का जो वेट होता है वही तो 1 न्यूटन होता है, यही बता देते हैं। अच्छा, और क्या लेके आ रहा है? जाम्पल। ओ गॉड, मतलब एक नॉर्मल साइज का जो जाम्पल है वो अगर हमने हाथ में रखा है तो भी 1 न्यूटन है। अच्छा, मतलब इनसे ही पूछ लेना था हमको, इतना सारा बड़ा डेरिवेशन हमने निकाला। ओके, नो प्रॉब्लम, आपको क्लियर हो गया। ओके, तो रुद्रा यहाँ पे सेटिस्फाई, होप आप सभी भी सेटिस्फाई होंगे। तो नॉर्मल लाइफ में 1 न्यूटन का मतलब हमको समझ में आ गया। एक टमाटर जो है सिंपल छोटा साइज का, जो नॉर्मल साइज का टमाटर आता है उसको हमने हाथ पे रखा, 100 ग्राम के अकॉर्डिंग वो होता है, तो उतना नियरली इक्वल होता है 1 न्यूटन का फोर्स के, या उसकी साइज के और भी कोई ऑब्जेक्ट आप कंपेरिजन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम करते हैं समाप्त। आप लर्निंग करते रहिए फिजिक्स दर्पण के साथ में। हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।